नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक कॉमन कंडीशन पेप्टिक स्ट्रिक्चर के बारे में बात करूंगा। देखिए, पेप्टिक का मतलब होता है अगर कोई चीज़ स्टमक के अंदर एसिड से होने वाली एसिड की सिक्रेशन से संबंधित बीमारी है तो उसको हम पेप्टिक कहते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है कि हमारी आंत एक हॉलो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसमें कभी भी अगर संकरापन आ जाए यानी कि रुकावट आ जाए तो इसको हम स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये स्ट्रिक्चर वेरियस जगहों पे हो सकता है, डिफरेंट कारणों से हो सकता है। अगर ये स्ट्रिक्चर एसिड सिक्रेशन की वजह से बन रहा है तो हम इसको कहते हैं पेप्टिक स्ट्रिक्चर। पेप्टिक स्ट्रिक्चर अपर जीआई ट्रैक्ट में दो जगहों पर हो सकता है, एक तो फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पे जिसको कि ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर कहते हैं, ये फूड पाइप के लोअर एंड में बन सकता है। और दूसरा जो स्टमक में अल्सर हो, स्टमक में अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर और डोडनल अल्सर हो सकता है। डोडम यानी कि आंतों का जो पहला हिस्सा जो स्टमक से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर पाइलोरस होती है स्ट्रक्चर जो कि स्टमक और डोडनम को सेपरेट करती है। पाइलोरस के पास यदि गैस्ट्रिक अल्सर हो या डोडनम के फर्स्ट पार्ट में जिसको D1 कहते हैं वहां पे अल्सर हो, तो अल्सर जब भी हील करता है तो संकरापन पैदा कर सकता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर से कारण यहाँ पे पेप्टिक स्ट्रिक्चर और ये ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ब्रीफ में एक एक करके समझते हैं। पेप्टिक स्ट्रिक्चर जब फूड पाइप में हो तो इसका सिम्टम एक ही होगा, डिस्फेजिया। पेशेंट को नॉर्मली बहुत दिनों से एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम होते हैं और खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। जनरली ये खाना निगलना सॉलिड्स के लिए ज्यादा होता है, पानी इसमें जा सकता है। एंडोस्कोपी के जरिए हम इसको डायग्नोज करते हैं। पहला शक इसमें कई बार कैंसर का होता है तो हमेशा इसमें हम बायोप्सी लेते हैं। अगर बायोप्सी में कैंसर आता है तब तो इसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर कैंसर नहीं है तो हम इसको एंडोस्कोपी के जरिए डायलेट करके यानी कि कुछ डायलेटर्स होते हैं जिसके हम रास्ते को चौड़ा कर सकते हैं। दो तरह के डायलेटर्स होते हैं जिसको हम सैवरी गिलार्ड डायलेटर्स कहते हैं, और दूसरा होती है जो बलून बेस्ड थ्रू द स्कोप डायलेटर्स होते हैं जिसमें CRE डायलेटर सबसे कॉमन डायलेटर होता है जिसके जरिए हम इसको चौड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एसिड रिफ्लक्स के कारण चूंकि ये बना है तो एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए PPIs या PCABs जैसे आज के समय में वोनोप्राजोन ये और स्ट्रॉन्गर दवाइयां हैं, ये देने की ज़रूरत है क्योंकि स्ट्रिक्चर बनने का मूल कारण एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होना है। कुछ लोगों को अगर बहुत बड़ा हाइटस हर्निया हो तो उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सिंपल स्ट्रिक्चर है बिना हाइटस हर्निया के तो 1 या 2 सेशन मैक्सिमम ये स्ट्रिक्चर खुल जाता है। अगर बहुत टाइट स्ट्रिक्चर हो तो कुछ लोगों को इससे ज़्यादा सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, पर आमतौर पे 1 या 2 सेशन काफ़ी होते हैं। ये 3 से 4 हफ्ते के इंटरवल पे हम इसको डायलिटेशन यानी कि रास्ता चौड़ा करने की प्रोसीजर जो कि एक कॉमन आउट पेशेंट प्रोसीजर है, तो ये रिलेटिवली इजी है। और इसके बाद दवाइयाँ लंबे टाइम तक यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कॉमन जो मैंने बताया आपको पेप्टिक स्ट्रिक्चर, यहाँ पे अगर स्टमक के और डोडनम के जंक्शन पे हो तो इससे जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट मतलब स्टमक जहाँ आगे आंतों में खुल रहा है उसके आउटलेट पर होने वाली रुकावट। इससे पेट में दर्द होना, भारीपन और जनरली वॉमिटिंग। इसमें क्या होगा कि खाना दिन भर पेट में जमा होता रहता है और जनरली पेशेंट को शाम के वक्त बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है जिसमें वैसा खाना निकलता है जो मुंह में हो सकता है 24 घंटे पहले खाया हो। डायग्नोज करने के लिए हमेशा इसमें एंडोस्कोपी सफिशिएंट होता है। जब भी ये शक हो कि ये स्ट्रिक्चर कोई मैलिग्नेंट कैंसरस डिजीज के कारण नहीं है तो हम बायोप्सी करते हैं, CT स्कैन कराते हैं। कई बार ये रुकावट जो होती है ये एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स यानी कि पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इनकी बीमारियों से तो नहीं है। इसको जब हम रूल आउट कर लें तो फिर हम इसमें ट्रीटमेंट के हमारे लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हमेशा एंडोस्कोपी के जरिए इसको डायलेट करना, एक गुब्बारे के जरिए, बलून के जरिए हम इसको डायलेट कर सकते हैं जिसको CRE डायलेटर कहते हैं। जनरली एक बार में ये डायलेटेशन नहीं खुलता है, हमें मल्टीपल सेशंस इसकी डायलेटेशन की ज़रूरत पड़ती है, 3 to 4, और नियरली 80 to 90% चांस है कि ये रास्ता खुल जाएगा। अगर साथ में स्टमक में H. पाइलोरी इन्फेक्शन हो, H. पाइलोरी इन्फेक्शन अल्सर का सबसे कॉमन कारण होता है, तो हम H. पाइलोरी को इरेडिकेट करते हैं, साथ में एसिड सप्रेस करने की दवाइयाँ देते हैं और नियरली 90% हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये रास्ता नहीं खुल रहा है तो हमारे पास क्या विकल्प है? अभी आज के दौर में सबसे जो एक्सेप्टेड विकल्प इसमें होगा वो इसको गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी सर्जरी के जरिए रास्ते को बाईपास कर दें। वो टाइम टेस्टेड बहुत ही पुराना तरीका है। अब कुछ एंडोस्कोपिक एडवांसमेंट्स के कारण कुछ नए तरीके आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग ये जो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी होती है उसको
सर्जिकली करने की बजाय एंडोस्कोपी के जरिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको कहते हैं लैम्प्स, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन को पंक्चर करके हम इसमें एक ल्यूमेन अपोजिंग मेटल स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि ये रास्ता स्टमक का बिना किसी ऑपरेशन के स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ सकता है। और जो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी सर्जरी के द्वारा की जा सकती है वो एंडोस्कोपी के द्वारा की जा सकती है। ये बहुत कॉमन नहीं है, बट हाँ अब इस पर काफ़ी ज़्यादा डेटा आ रहा है, देखने की ज़रूरत है कि ये लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा। जनरली अभी हम इसको कॉमनली कैंसरस डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट बिनाइन डिजीजेस में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी सिम्टम्स पेप्टिक स्ट्रक्चर, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अगर हों तो इसके डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपी के बाद आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच की ज़रूरत पड़ सकती है। तो किसी भी अच्छे सेंटर पे इसके लिए संपर्क करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।